भाषा विज्ञान की उत्पत्ति और प्रारंभिक रूप, भाग 2। पांचवा, अनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी अनेक विद्वानों ने किया है कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई है। अस्य सिद्धान्तस्य अनुसारेण वस्तूनां नामानि तेभ्यो जातानां शब्दानाम् अनुसारेण भूत। यथा का इति रटन पक्षी काक शब्देना विहितो बभूव। दद दद इति शब्दम कुर्वन् जल जंतु दर्दुर शब्देन अभिहितो बभूव। झर झर शब्दायमानो जल प्रवाह निर्झर इति कथ्यते अस्म निरुक्तकारो यास्कोऽपि शब्दानुकृतीनां स्वीकरोति तथा हि काक इति शब्दानुकृति अस्त्विदं शकुनीषु बहुलभ। यद्यपि अयमपि सिद्धांतो भाषा निर्माणस्य आंशिकमेव समाधानं करोति न तुम पूर्णतया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इस सिद्धांत अंतर्गत 3 उपसिद्धांतों को रखा है। क ध्वन्यात्मक अनुकरण, ख अनुरणात्मक अनुकरण तथा ग दृश्यात्मक अनुकरण। क ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत। इसके अन्य नाम अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद, भोभोवाद आदि भी है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने अपने आसपास के पशु पक्षियों आदि से होने वाली ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाए और फिर उसी आधार पर पूरी भाषा खड़ी हुई। इसके विरुद्ध रेनन, मैक्समूलर आदि विद्वानों ने अपने अपने मतों के द्वारा इसे उपयोगी नहीं माना है। ख अनुरणात्मक अनुकरण, अनुरणन सिद्धांत या अनुरण मूलकतावाद संस्कृत में नद, नद, नाद के आधार पर ही नद या नदी आदि है। इस प्रकार पट धातु गिरना का आधार कदाचित पत्र का पत ध्वनि करते हुए गिरना है, लेकिन इसमें भी 2, 4 या 10-20 शब्दों का ही समाधान हो सकता है, पूरी भाषा की नहीं। ग दृश्यात्मक अनुकरण। दृश्यात्मक अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि इसके शब्द बग बग, दग दग, जग जग तो भाषा में और भी कम होते हैं। प्रयुक्त आक्षेप इसी पर भी लागू होते हैं। अब छठा सिद्धांत, मनोभाव अभिव्यक्ति सिद्धांत। इसे मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक शब्द मूलकतावाद, आवेग सिद्धांत, पुहवाद, मनोवाभिव्यंजकतावाद आदि सिद्धांत से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में मनुष्य विचार प्रधान प्राणी न होकर अन्य पशुओं की भांति भाव प्रधान था और प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा आदि के भावावेश में उसके मुख से ओ, छी, धिक, आह, ओह, फाई, पिस, पुह आदि जैसे शब्द सहज ही निकल जाया करते थे। धीरे धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ, लेकिन इसे भी अनेक विद्वानों ने विभिन्न उल्लेखों के द्वारा इसे अमान्य कर दिया। प्रसिद्ध विद्वान बेनफी यह ठीक ही कहा था कि ऐसे शब्द केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ बोलना संभव नहीं होता। इस प्रकार यह भाषा नहीं है। इतना अवश्य है कि इस प्रकार की ध्वनियाँ आरंभ में अधिक रही होगी और उनका प्रयोग भी भाषा के अभाव में अधिक होता रहा होगा। अतः इसके कारण धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास
बढ़ा होगा, जिससे भाषा के विकसित होने में कुछ सहायता मिली होगी। सातवां सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत। इसके जन्मदाता न्वायर नामक पाश्चात्य विद्वान थे। उनके अनुसार परिश्रम का कार्य करते करते समय सांस के तेजी से बाहर भीतर आने जाने, साथ साथ स्वर तंत्रियों के विभिन्न रूपों में कंपित होने, तदनुकूल ध्वनियाँ उच्चरित होने से कार्य करने वाले को राहत मिलती है। इसे होहोवाद, श्रमध्वनि सिद्धांत या श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत से भी कतिपय विद्वान असहमत प्रकट करते हुए कहते हैं कि इन शब्दों का भाषा में कोई भी स्थान नहीं है और न तो ध्वनियों से किसी विशिष्ट अर्थ का ही संबंध है। आठवां, इंगित सिद्धांत। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले पॉलिनेशियन भाषा के विद्वान राये ने किया था। बाद में डार्विन ने भी 6 असंबद्ध भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसे प्रमाणित करने का काम किया था। 1930 ईस्वी में रिचर्ड ने अपनी पुस्तक ह्यूमन स्पीच में इसे मौखिक इंगित सिद्धांत के नाम से पाठकों के समक्ष रखा। इसी तरह आइसलैंडिक भाषा के विद्वान अलेक्जेंडर जोहानसन ने भी भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके इसी मत का समर्थन किया था। आगे चलकर उन्होंने अपनी 3 पुस्तकों में इंगित सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया, जिसमें उन्होंने भारोपीय भाषाओं के अतिरिक्त हिब्रू, पुरानी चीनी, तुर्की सहित कुछ अन्य भाषाओं पर भी आधारित किया। लेकिन आलोचकों के अनुसार सूक्ष्मता से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धातु यो शब्द का क्या केवल प्रथम वर्ण ही महत्वपूर्ण है, और यदि है भी तो बाद के वर्ण किस आधार पर रखे गए। यद्यपि तर्क के आधार पर गणित शास्त्र को छोड़कर इनके भी कुछ उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि उस काल में क्या मनुष्य में इतनी तर्क शक्ति आ गई थी? शायद नहीं। इस सिद्धांत के विरुद्ध इस प्रकार की और भी अनेक आपत्तियां उठाई गई। फलस्वरूप इसके प्रारंभिक अंश को छोड़कर शेष को स्वीकार्य नहीं माना गया। 9वां सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, टाटावाद। इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव काम करते समय जाने अनजाने उच्चारण अवयवों से काम करने वाले अवयवों की गति का अनुकरण करता था, जिससे कुछ ध्वनियों और ध्वनि संयोगों से शब्दों का उच्चारण हो जाया करता था। इन्हीं ध्वनियों और शब्दों से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। यह बात अवश्य है कि अनुकरण वाली बात बहुत कुछ इंगित सिद्धांत से परस्पर मिलती जुलती है। भाषा की उत्पत्ति प्रश्न का समाधान इससे भी नहीं दिखता है। इस तरह का अनुकरण न तो आज की मनुष्य करता है और न असभ्यतम और अविकसितम मानव जो विश्व के कुछ स्थलों से मिला है। लेकिन इस सिद्धांत में भी समस्याओं का निराकरण नहीं दिखाया गया है, जिससे यह मत भी स्वीकार्य नहीं किया गया। 10वां, संपर्क सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी रेवेज थे। इसके अनुसार संपर्क का अर्थ है सामाजिक जीवों, विशेषकर मनुष्यों में परस्पर संपर्क रखने की सहजात प्रवृत्ति, जिससे समाज का निर्माण हुआ। आदि मानव के भी छोटे छोटे वर्ग व समाज थे, जिनमें आपस में प्रारंभिक भावनाओं, भूख प्यास, कामेच्छा, रक्षा आदि से संबद्ध कार्यों में परस्पर अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह तरह के संपर्क स्थापित किए जाते थे। भाषा उसी का विकसित रूप है। जबकि रेवेज नामक विद्वान ने इस सिद्धांत पर विचार करते हुए ध्वन्यात्मक रूप के विकास पर भी प्रकाश डाला है। हर्ष, शोक आदि के स्थिति में भाव आवेशात्मक ध्वन्याभिव्यक्ति को रेवेज विनिमय था। दूसरे तक अपने गांवों को पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति नहीं मानते हैं, फिर भी संपर्क ध्वनि का इससे संबंध अवश्य मानते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे विचारों के स्तर पर संपर्क बढ़ता गया होगा, भाषा उसी तरह विकसित होती गई होगी। प्रोफेसर रेवेज ने बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान तथा आदिम अविकसित मनुष्य के मनोविज्ञान के माध्यम से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो पूर्णतः तर्कसम्मत
वह समीचीन है, लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्पत्ति और विकास के सामान्य सिद्धांतों का ही वर्णन है, जिसे लेकर कासिडी आदि विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को अनिर्णित ही माना है। 10वां संगीत सिद्धांत। संगीतवाद या इसके अनुसार भाषा की उत्पत्ति मानव के संगीत से मानी जाती है। डार्विन, स्पेंसर, येस्पर्सन आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का कुछ समर्थन किया था। आदि मानव भावुक अधिक रहा होगा तथा संभव है गीत गुनगुनाने में उसे आनंद आता रहा होगा, लेकिन गुनगुनाने के अक्षरों से भाषा कैसे निकली इसका स्पष्ट चित्रण नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में यह भी मान्य नहीं हुआ। प्रोफेसर हडसन के अनुसार इसे प्रेम सिद्धांत भी कहा गया है। 12वां समन्वित रूप। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्वीट थे। स्वीट महोदयस्य समन्वय सिद्धांत सर्वेषां सिद्धांताम उपर्युक्त नामावश्यकं वशं भाषा निर्मितौ स्वीकरोति। स्वीट महोदय भाया भाषाया शब्द संपत्ति त्रेधा विभाजियत अनुकरणात्मक शब्दा मनुव्यंजका शब्दा प्रतीकात्मका शब्दश्च स्वीत मतानुसार उपर्युक्त त्रिप्रकारैरेव शब्दैः भाषायाः निर्मितः समजाता। पुनः अर्थानां विकासेन नवीनाः शब्दाः निर्मिता अभूवन्। अर्थात भाषा प्रारंभिक रूप में भाव संकेत था, इंगित और ध्वनि समन्वय दोनों पर आधारित थी। ध्वनि समवाय के आधार पर ही शब्दों का आगे विकास हुआ। प्रारंभिक शब्द समूह स्वीट के अनुसार 3 प्रकार के शब्दों का था। पहला अनुकरणात्मक, दूसरा भावावेश व्यंजक तथा तीसरा प्रतीकात्मक। उपर्युक्त 3 प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो किन्हीं 2 वर्गों में आते हैं। स्वीट के अनुसार अंग्रेजी का हुस ऐसा ही शब्द है जो भावाभिव्यंजक होता हुआ अंशतः या पूर्णतः प्रतीकात्मक भी है। ऑस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों की भाषा में मुयूम शब्द का अर्थ स्नायु था। पुस्तक से वे अपरिचित थे। जब पहले उन लोगों ने पुस्तक देखी थी तो स्नायु की तरह खुलने बंद होने के कारण उसे भी मुयूम कहने लगे और इस प्रकार मुयूम शब्द पुस्तक का भी वाचक हो गया। इस प्रकार के शब्दों का विकास उपचार के कारण होता है। इन औपचारिक या लाक्षणिक प्रयोगों के कारण ही शब्द का अर्थ कहाँ से कहाँ चला आता है। इसलिए उपचार के अतिरिक्त भी और रूपों में भी अर्थ का विस्तार, संकोच और आदेश आदि होता है। इस तरह देखते हैं कि स्वीट महोदय के मतानुसार भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से भाषा का निर्माण प्रारंभ हुई। फिर समाधान के कारण अनेक शब्दों का अर्थ विकसित होता गया या नए शब्द का निर्माण होता गया। समीक्षकों का कहना है कि वस्तुतः एवि सर्वैरपि सिद्धान्तैः भाषोत्पत्ति विषयाकानां समस्यानां आंशिकमेव समाधानं भवति। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जितनी खोजें हुई हैं उनके प्रकाश में केवल इतना ही कहना संभव है कि भाषा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से हुई है तथा इसमें इंगित सिद्धांत, संगीत सिद्धांत एवं संपर्क सिद्धांत से भी सहायता मिली। आगे चलने पर नव अभिव्यक्ति की आवश्यकता, योग्यता व विशेष सिद्धांत, अर्थ, उपचार आदि तथा ध्वनि में परिवर्तन के कारण भाषा में तेजी से परिवर्तन आता गया। यह परिवर्तन इतना बड़ा और बहुमुखी था कि आज इतने दिनों बाद इसे भेद कर इसमें पूर्व की भाषा के रूप में के संबंध में निश्चय के साथ और अधिक कहना अब प्रायः संभव नहीं है।